मोशन से। मोशन ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, एक बार हम छोटा सा इसमें रिवीजन लेंगे। देखो मोशन, पहली बात आती है मोशन की। मोशन क्या है? मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली, तो वो बॉडी मोशन है। कैसे? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पर है और अब ए से अब इसकी पोजीशन बदली और वो बी पर पहुंचा, ये मोशन है। इसको ऐसे समझेंगे, देखो जैसे ये ब्लैक पेन आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ में है। अब ब्लैक वाला स्टेशनरी है और ये ग्रीन वाला ये मूव कर रहा है, ये इससे दूर हट रहा है, तो इसकी पोजीशन ब्लैक वाले से दूर हट रही है, तो हम कहेंगे कि ये ग्रीन वाला मोशन में है। तो ये हमारा मोशन। तो मोशन क्या था? जब इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रही है, ये मोशन है। मोशन वाली बात समझ में आई? अच्छा, मोशन में हम हमेशा एक बात और भी ध्यान रखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। यहां पर मैं तुम्हारे को शुरुआत में यही से बताई थी कि ये ब्लैक वाला पेन ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन बदल रही है, ये मोशन है। अब मोशन भी हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मोशन कैसे? देखो, एक तो होता है कि मैं मूव कर रहा हूं और मैं एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूं, एक फिक्स स्पीड से चल रहा हूं, तो अगर इक्वल टाइम में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करता हूं तो ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर कोई मानो 20 की स्पीड से चल रहा है, मानो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और कंटिन्यू एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, 20 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 20 मीटर। तो फॉर एवरी 1 सेकंड ही कवर 20 मीटर। तो ये उसकी कैसी स्पीड हुई? ये उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड, ये उसका एक यूनिफॉर्म मोशन। तो वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होना। मतलब मानो पहले 1 मिनट में आप 10 मीटर गए, फिर अगले 1 मिनट में आप 12 मीटर चले गए, फिर अगले 1 मिनट में आप 20 मीटर चले गए, तो आपने क्या हुआ? हर मिनट आपकी स्पीड चेंज हो रही है। तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्मली नहीं चल रहे हो, कभी आप तेज चलने लगे, कभी आप स्लो चलने लगे, तो ये आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर तुमसे कहा जाए, आप घड़ी को देख रहे हो और घड़ी की जो आवर वाली हैंड है उसको अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो वो हमें चलती हुई नजर नहीं आती है ना? क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो स्लो है। जो सेकंड वाली सुई है वो आपको इजीली मूव करते हुए नजर आ रही है। ठीक, हम रोड पर खड़े हैं और सामने से कोई कार, कोई बाइक बड़ी स्पीड से चली गई, बहुत स्पीड से, हम उसको जज नहीं कर पाए, हम उसको देख नहीं पाए, हम उसकी स्पीड नहीं देख पाए। ठीक, तो यानी ये बहुत फास्ट स्पीड थी, हम एकदम जज नहीं कर पाए। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं बहुत स्लो स्लो चल रही हैं, जैसे जैसे आयरन को पानी में डिप करके रखें और हम कहें कि भाई इसमें रस्टिंग हो रही है। अब रस्टिंग एकदम तो नहीं होती है ना, रस्टिंग में तो टाइम लग जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, लॉन्ग पीरियड। तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस हो गया, हम उसको एकदम जज नहीं कर पा रहे। तो कुछ चीजें हमने देखी कि बड़ी फास्ट हो गई, आप जज नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। कुछ बड़ा स्लो चल रही है, हम तब भी नहीं देख पाए। तो हम किसको देख पा रहे हैं? जो बहुत तेज नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, हम उसकी स्पीड को देखकर हम उसको जज कर पा रहे हैं। हम अब उन्हीं की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बात आएगी इसमें स्पीड की। स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या होती है? स्पीड नॉर्मली कहते हैं, हम देखते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस आपने कवर की वो आपकी स्पीड है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये हमारी स्पीड, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जिस तरह हम मोशन में देख रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी टाइप से स्पीड भी हमारी अलग अलग टाइप की हो जाती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, डेफिनेशन सेम है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना, तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कुछ स्पीड हमारी ऐसी होती है कि है तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन देखो स्पीड, स्पीड में अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दो टाइप के हमारे पास स्पीड आई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में दो, या आपकी स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, और या स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म में आता है। हम यहां पर बात करेंगे जब एक या तो इंक्रीजिंग लेवल हो या हमारा डिक्रीजिंग लेवल हो, या तो केवल बढ़े और या तो कम होती जाए। तो अगर हमारी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा कहलाता है एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर स्पीड आपकी कंटिन्यू कम हो रही है तो ये आपका नॉन है, तो ये हमारा डिक्रीज, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिटार्टेड। ये हमारा रिटार्टेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में क्या था? स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी। अब इंक्रीज होना भी दो तरीके से होगा, या तो स्पीड मेरी एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। यूनिफॉर्म रेट से मतलब जैसे मानो पहले मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड, 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड में देखा तो ये स्पीड हो गई 20, फिर देखा तो ये हो गई 30, फिर नेक्स्ट 4th सेकेंड में देखा तो ये हो गई 40। ठीक है, यहां पे चलना शुरू किया था हमने 0 से, और 1 सेकंड के बाद 10 हो गई, फिर 20, 30, 40। हमने देखा तो यहां पर एक यूनिफॉर्म वे में चल रही है स्पीड। कैसे? 10 10 बढ़ती आ रही है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन यानी इंक्रीज हो रही है, वो भी एक स्मूथ वे में, एक स्मूथ रेट से, एक कांस्टेंट वे में, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म पहले सेकंड के बाद 10 हुई, और नेक्स्ट में हमने देखा तो वो जैसे पहले सेकंड के बाद 10, अगले में ये 20 हुआ, तो अगले में ये 25, 28, 36,
कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट मैनर में नहीं हो रहा। यहां पर 10 स्पीड बढ़ी, यहां पर 5 इंक्रीज हुई, यहां पर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी, और यहां पर आपके 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ी, यानी यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सीलरेटेड मोशन हमारा दो टाइप का हुआ, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन भी हमारा दो टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसी तरह रिटार्डेड मोशन, सेम वे रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड मतलब स्पीड कम होती जा रही है, आपने रिटार्डेशन लगा दिया, आपकी स्पीड कम हो रही है, तो वो भी दो तरीके से, या तो आपकी स्पीड एक रेगुलर वे में कम होगी, एक कांस्टेंट वे में कम होगी, और या फिर नॉन यूनिफॉर्म भी। जैसे पहले 40 की स्पीड थी, इसको रिवर्स ले लो, 40 की स्पीड से चलना शुरू किया तुमने, 40 के बाद अब आपका घर आ रहा था, आपने स्पीड कम करनी है, 40 के बाद आपने 30 से 20 से 10 और फिर आकर रुक गए। तो ये जो रुक रहे हैं, ये जो स्पीड कम कर रहे हैं, ये हमारी यूनिफॉर्मली हो रहा है, ये एक समान रूप से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। ये हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है। फिर नॉन यूनिफॉर्म, तो यही देखो आप, 36 की स्पीड थी, 36 से 28, 28 से 25, 25 से 20, 20 से 10, और फिर आके हम रुके, मतलब कम कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा रिटार्डेड मोशन। अब इसमें अगर एक चीज और ध्यान दो, समझ तो आ रहा है ना? अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो तुम मेरे को मैसेज कर बता सकते हो, तो मैं फिर उस चीज को भी बेटे आपको बता दूंगा जो भी तुम्हारा डाउट होगा। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहा है जिन्होंने, उनको बता दें, ये मोशन वाले चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। हमने अभी पढ़ा स्पीड के बारे में, हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हमने देखा एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन यानी कि रिटार्डेड मोशन। अभी एक वर्ड हमारे पास आया था एक्सीलरेटेड मोशन। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन? ये एक्सीलरेशन ये है क्या, पहले इसको भी जान लेते हैं। देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना। स्पीड का एक सेकंड में कितनी इंक्रीज हुई, वो हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन यानी एक सेकंड में कितनी स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, एक सेकंड में कितनी स्पीड हमने बढ़ा ली, वो हमारा एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन को आप बता सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारा एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी हमारे पास यहां पर आया था एक्सीलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। तो जब हमारी फाइनल स्पीड ज्यादा हो जाती है, इनिशियल वाली हमारी स्पीड कम है, शुरुआत वाली कम है, तो ये हमारा
एक्सीलरेटेड मोशन में आएगा। और जब हमारी स्टार्टिंग की स्पीड ज्यादा हो, फाइनल वाली कम है, तब जब हम माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। देखो जैसे मैं अगर ज्यादा केस देखूं कि 36 था और 10 की स्पीड हो गई, तो फाइनली 10 हुई, तो 10 में से आपने 36 माइनस करा और ये हमारा हुआ 4 सेकंड में, तो 26 अपॉन 4 6.5। तो ये हमारा कैसे आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, और नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड की बात। हमने बात करी थी मोशन की और हमने स्पीड पर पहुंचे। अब इसी में एक चीज और देखो, इसमें देखो कि जब हम मूव कर रहे हैं, जब मोशन हो रहा है, हमने स्पीड में एक बात बोली थी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक बात है, छोटी सी बातें हैं मगर बड़े काम की बात है, एक बार यहां पे समझना। हमारे पास दो टाइप की बातें आती हैं। एक हम बात करते हैं डिस्टेंस की, एक हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बहुत खास चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सुनने में एक जैसे, समझते हैं हम इसको एक जैसा, है ना? चलने की चीज पे कितनी दूरी हो गई, वो हमने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना बड़ा फर्क है वाली बात देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? देखो डिस्टेंस होता है कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल पाथ है, जहां पर हम गए, जिस जिस रास्ते से हम गए, उस एक्चुअल पाथ की लेंथ को, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। देखो कैसे, क्या चीज हुई है। जैसे जैसे हम ये ए से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर हम हैं ए पर, ए से हम आए बी पर, ये हम 8 मीटर चल के, ये हम 6 मीटर चलते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 मीटर चल के हम बी पर आ गए, और बी से हम सी पर आए 8 मीटर चल के। ध्यान से समझना, ए पर घर था आपका, आप बी पर पहुंचे, बी से आपने सीधा टर्न लिया अपने राइट में यहां पर, और आप सी पर आ गए 8 मीटर चलकर, मीटर में ले रहे। तो ए से आप सी तक पहुंचे, तो ए से सी तक पहुंचने में आपने, आपका पाथ क्या था? पाथ क्या था? आपका पाथ था ए से बी और बी टू सी, ये आपका पाथ था। इस पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी थी? आपके पास एक्चुअल लेंथ थी 6 + 8 दैट इज 14। तो आपने 14 की डिस्टेंस को कवर किया, ये हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, वो हमारी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस की बात है। तो ये डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम ए से सी पर पहुंचे, तो देखो यहां पर हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? सी। हम ए से सी पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल के बीच कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो
इनिशियल और फाइनल के बीच की जो पोजीशन आएगी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ आ रही है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा एसी। एसी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अब एसी अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करके निकालना है, समझना ये बात खास है बहुत। अगर ये निकालना है तो आपने क्या करा? सीधा आपने इस लेंथ को नाप लिया, आपने मेजर कर लिया। या अगर ये इस फॉर्म में चल रहा था राइट एंगल लेते हुए तो हम इसको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो वो हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा एसी 10 मीटर आएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बातें क्लियर हो रही है। साइंस में यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यूनिट देखें, यूनिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पूरा डीपली और ढंग से इसको करेंगे। फिलहाल हम शॉर्टकट को देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हम बात करेंगे केवल अभी एसआई यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट की। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। डिस्टेंस हमारा मीटर में और डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इन मीटर, वो भी मीटर में ही आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट हमारी मीटर में है। डिस्टेंस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। इसको एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूं तो थोड़ा शायद तुम्हें और समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये हमारा पाथ, ये तो मैंने केवल एक सिंपल से 2 लाइनों में ले लिया। अगर ये पाथ ऐसा नहीं होता, ये हमारा कैसा होता? देखो, अगर ये तो मैं उसको ऐसे करता हूं। ये अब मैं जो एग्जांपल देके बता रहा हूं, ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हम एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। हम एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। हमने चलना शुरू किया यहां पर ए से। हम अपने सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पार्ट, 4 क्वाड्रेंट, ए, बी, सी और डी। अब देखो बच्चों, ए से बी पर आए। जब हम ए से बी पर आते हैं यहां पर, ये हमारा कहलाता है 1/4 सर्कल। 1/4 सर्कल। जब हम ए से सी पर आएंगे मूव करते हुए तो ये हमारा हाफ सर्कल है। डी पर आए तो 3/4 सर्कल। और जब हम वापस ए पर आ गए मूव करते हुए तो ये हमारा फुल सर्कल हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया। ये कंप्लीट सर्कल है। क्वेश्चन में इसी टाइप से आता है कि 1/4 सर्कल मूव किया, हाफ सर्कल, 3/4 या कंप्लीट सर्कल, वही बात कर रहा हूं। तो जब हम 4th पर आते हैं, हमने 1/4 कवर किया। बहुत खास है, ध्यान से समझना। देखो, अगर आप एक कंप्लीट राउंड लगाते हो, कंप्लीट राउंड, अब मैंने माना कि भाई इसकी रेडियस 7 है। हमने एक कंप्लीट राउंड लिया, कंप्लीट राउंड। तो कंप्लीट राउंड लेने में कितनी डिस्टेंस कवर होती है?
बता सकते हो? ये डिस्टेंस कवर होती है सरकमफ्रेंस के इक्वल, इसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस होती है हमारे पास 2πr। मैंने रेडियस को इसीलिए 7 लिया था, जिससे कि कैंसिल होगा और इजीली हमारे पास आ जाएगा 44। तो चारों तरफ की डिस्टेंस ये हमारे पास आ गई 44, ये पूरे पाथ की लेंथ 44। क्लियर है? ये पूरा 44 है। इसका मतलब अब अगर मेरे को याली डिस्टेंस देखनी थी, अब ध्यान देना, हम ए से बी पर आए, ए से बी पर आने पर ये डिस्टेंस कितनी है? 11। बी से सी पर आने पर 11, सी से डी पर भी 11 और डी से ए पर आने पर भी 11 डिस्टेंस। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आया कि 1/4 डिस्टेंस, 1/4 सर्कुलर पाथ पर 1/4 पर कितनी डिस्टेंस कवर हुई? कितनी हुई? आपने बता दिया 11। अब बात आई कि वो हाफ सर्किल ले लेता है, जब हाफ लेगा तब कितनी डिस्टेंस आई? 22। ठीक है, ये हमने सरकमफ्रेंस निकाल कर देख लिया था। फिर इसी तरह 3/4 पर आप देखोगे तो 33 और कंप्लीट राउंड लगाया तो टोटल डिस्टेंस हो गई 44। ये हमारी टोटल डिस्टेंस की बात, ये टोटल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं कंप्लीट राउंड में भी, हाफ राउंड में भी, 1/4 पर, 3/4 पर। लेकिन जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन बन जाता है, बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है। आप ध्यान से समझना, हमें 1/4 में डिस्टेंस बतानी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस तो बता दी तुमने, 1/4 में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम 1/4 चलते हैं। मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें बताया था इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम पाथ। तो बेटे यहां से यहां तक को आप फाइंड करना चाह रहे थे, आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आया मेरा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आया। और इसको आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ये 7 और ये भी 7। ये 7 क्यों है? क्योंकि रेडियस तो हर जगह बराबर होती है। तो आप पाइथागोरस से इसको फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका 7√2। अब अगर क्वेश्चन आता है हाफ सर्किल में कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो निकाल दिया 11 + 11 22, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी तक की ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला पाथ स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये कितना है? ये कितना है? डायमीटर के इक्वल, यानी कि 14। तो ये हमारा 14 हो गया। इसी तरह आपको अगर 3/4 पर लेना था तो देखो 3/4 जब ए से डी पर आया तो ए से डी पर आने पर वही बात, हमारी फाइनल पोजीशन है डी, इनिशियल थी ए, आप इसको ज्वाइन कर दोगे ये, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया ए से डी तक आने में, ए से डी तक आने में डिस्प्लेसमेंट एडी। और एडी कितना है? 7√2 और डिस्टेंस 11 + 11 दैट इज 33। और ये फाइनल बात, जब वो पूरा एक राउंड लगा लेता है, पूरा राउंड लगाकर ए पर वापस आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस पूरे सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और वो हमारी 44। तो इसने पूरी डिस्टेंस 44 कवर की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? ये खास क्वेश्चन। अगर आंसर पता है तो मैसेज करके मेरे को उसका आंसर दो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं पता? मैं बताता हूं। नहीं ठीक है, कुछ बच्चों को पता भी है। तो ए पर इनिशियल पोजीशन ए है, घूमकर वापस आ गए ए पर, तो फाइनल पोजीशन क्या है? वो भी ए है। देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं साइड में हुआ, 10 मीटर चल के इधर आया और मैं फिर वापस सामने आ गया, 10 मीटर वापस आ गया, जहां पे चला था वहीं आ गया।
स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जीरो। तो जब हम जहां से चले थे घूम के वहीं पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस थी हमारी 44, डिस्टेंस 44 और डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर बात? तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिफरेंशिएट करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो, जब आप स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हो, जब आप ए से बी पर जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो डिस्टेंस कितनी है, ए बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो भी ए बी। तो यहां पर दोनों बराबर हुए, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। अगर हम चल रहे हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और एक और मजे की बात देखो इसमें, अब जैसे हम ए से चलते हैं बी पर आए, ये 10 मीटर चलकर आप बी पर आए, और बी से आप वापस ए पर आ गए 10 मीटर चलकर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। लेकिन अब आप यहां से थोड़ा आगे बढ़ गए, अब आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से इधर आ गए, 2 मीटर आगे आ गए, तो ये क्या था, ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में आ गया। अब नेगेटिव में कैसे आया वाली बात भी समझो। देखो, मैं अगर इसको अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले लेता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो समझते ही हो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ बनाने के लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ले ली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ली, ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, यानी साइड हमारी पॉजिटिव क्यों होती है, हम स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा ओरिजिन पर लेते हैं, जब आप इससे बैक निकल गए तो कहां पर आ गए, नेगेटिव में, तो यहां पर नेगेटिव हो गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, या बड़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। दोनों में कुछ कंफ्यूजन, डिफरेंस, कोई डाउट वाली बात है? नहीं, शायद यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और जो खास है तुम्हारे पास ये सर्कल वाली बात, ये जो मैंने तुम्हें बताया, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस एक और भी है, वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखो, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। हमें किसी को एक्सप्लेन करना है किसी क्वांटिटी को, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी।
कैसे? अब जैसे एक ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मैंने कहा कि मैंने इस पर फोर्स लगाई तो बताओ ये कितने डिस्टेंस पर जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये फोर्स आपने लगाई, कितनी फोर्स लगाई, यानी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैंने कहा 10 न्यूटन की फोर्स लगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई आपने? तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का होना जरूरी था। फोर्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना था तो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड भी बताना था और मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी थी। तो ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी के बाद। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, डायरेक्शन भी हो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्टिव है, यानी ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब कुछ क्वांटिटी है जिनको बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम चल रहा है, उनके लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वो कौन सी हुई? जैसे जैसे मैंने कहा कि भाई बेटे इसका मास कितना है, तुमने कहा 10 ग्राम है। 10 ग्राम है नॉर्थ में, ऐसा बोलते हैं? नहीं ना। तो 10 ग्राम है मतलब 10 ग्राम मास है इसका, डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है इसको बताने के लिए। तो मास बताने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा टाइम कितना हुआ, तुमने कहा सर 4 बज गए। 4 बज गए ईस्ट में। ईस्ट में ये क्या बात हुई? ईस्ट में क्या 4 बजते हैं? या टाइम बताने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का होना जरूरी है? नहीं, टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिसको बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर तुम देखोगे तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। स्पीड मैंने बताया था तुम्हारे को स्टार्टिंग में, जो लेट हुए हैं एक बार दोबारा से हल्का सा बता देता हूं। डिस्टेंस, अगर हमने कोई डिस्टेंस कवर करी है, हम अगर मोशन में हैं, तो हमारी स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की, वो स्पीड है। तो स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था, दोबारा बता देता हूं कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह वेलोसिटी को अगर बताना है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे स्पीड और वेलोसिटी की बात आई। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, उसी टाइप से वेलोसिटी और स्पीड की भी बात है। डिस्टेंस तो कोई सा भी पाथ आपने कवर कर लिया, डिस्टेंस के लिए तो आप यहां से चले और आपने ऐसे घूमते हुए अलग अलग पाथ पर जाते हुए आप ये ऐसे यहां पर आ गए, ये पूरा पाथ, ये आपका डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रेट लाइन यहां तक की डिस्टेंस, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी को डिफाइन अगर करना है तो हम सीधा बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो हमारी वेलोसिटी है। क्लियर? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों की यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हो, टाइम को सेकंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम। ये ऐसा यूनिट की बात है। हम अगर यूनिट लेते हैं स्पीड की या वेलोसिटी की, एक ही बात रहेगी यूनिट के लिए, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट आती है मीटर पर सेकंड। हम इसमें डेली लाइफ में किलोमीटर पर आवर का भी यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो एक रिलेशन इन दोनों में देख लेते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर, अगर मेरे को इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तब क्या करेंगे? तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होते हैं कितना? क्या करेंगे हम उसमें, वो भी हमारे किलोमीटर पर आवर था, मानो 1 दे रखा था, तो मैंने 5/18 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में आ गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट 5/18 मीटर पर सेकंड। ये खास बात इसलिए बताया बेटे मैंने ये कन्वर्जन वाली बात यहां पर, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में यूनिट को सेम रखना पड़ता है, और जनरली हम लोग एसआई यूनिट का यूज करते हैं। तो जनरली ये हमारी एसआई यूनिट होती है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये हम लोगों ने बात करी, ये हमारी बात आई। अब जिस तरह मोशन में हमने देखा था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, मैंने बताया भी था तुम्हारे को। इसी तरह अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई थी एक्सीलरेशन, अभी मैंने बात करी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में हमने कितनी हमारी स्पीड में चेंजिंग आई, तो वो हमारा एक्सीलरेशन था। अब ये भी मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। हम एक समान रेट से भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और समान रेट से कम भी करते हैं, और नॉन यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, दोनों चीजें हमारी चलती हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट की बात, एक्सीलरेशन की यूनिट देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो ये वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम, एक टाइम और आ गया, सेकंड और आ गया, तो ये हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या कोई स्पीड तुम्हारे को एक एग्जांपल देना है, एग्जांपल देना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, कोई एग्जांपल, तो मैं बताता हूं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल, तो वो नीचे क्यों आ रही थी? क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस पर एक एक्सीलरेशन लगा रहा है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म है, यानी यहां पे अगर ये नीचे आ रहा है तो ये यूनिफॉर्मली हर सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन से पहले मैं एक बार एक इनका रफली ग्राफ थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी ग्राफ के बारे में हम अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ्स को।
लेकिन थोड़ा इंट्रो दे देता हूं, थोड़ा सा छोटा सा बात बता देता हूं। तो ग्राफ के बारे में अगर हम देखें तो जब यूनिफॉर्म की बात आती है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात आती है, यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है, यूनिफॉर्म मोशन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कर्व आएगा। सेम वेलोसिटी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे मोशन के लिए चल रही है बात। और अब हम बात कर रहे हैं यहां पर अगर वेलोसिटी के लिए लेके चले या स्पीड की बात करें तो देखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया एक कांस्टेंट स्पीड से चलना। ये मेरा अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस का अगर ग्राफ है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, टाइम और स्पीड का, सॉरी डिस्टेंस का, तो यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर मेरे पास ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान देना दोनों में अंतर है, तो ये हमारी लाइन पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस आएगी। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, पैरेलल लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो यानी ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब ये हमारा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। और अगर वीटी ग्राफ में, अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है, अगर अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेटेड भी कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यही चीज नॉन यूनिफॉर्म में बनानी है तो आपको कर्व लेना पड़ेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर यही कर्व डाउनवर्ड हुआ तो यूनिफॉर्म रिटार्टेड मोशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्टेड मोशन। तो ये हम लोगों ने बात करी अभी मैंने एक छोटा सा केवल एक इंट्रो दिया तुम्हारे को वेलोसिटी के लिए। अभी मैं तुम्हारे को क्वेश्चन भेजूंगा वेलोसिटी, स्पीड, इनसे रिलेटेड। और अगली वाली क्लास में हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में जो छोटी सी बातें और रह गई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, हम वाली बात करेंगे। फिर मैं उसमें तुम्हारे को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताऊंगा। उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रहा हो, कोई चीज पूछनी हो, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। आप मेरे को उसमें व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे मैसेज भी कर सकते हो। तो वो चीज मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आज की पढ़ाई हम यहीं पर रोकते हैं।
उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और बाकी कुछ अगर डाउट वाली बात हो